जन्म जात मत पूछिए क्या जात और पात। जन्म जात मत पूछिए क्या जात और पात। रैदास पूत संप्रभु के कोई नहीं जात पूजा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा भगवान रैदास जी के इस दोहे के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रैदास जी कहते हैं कि जाति पाति ये हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई और सब भगवान के संतान हैं, सब में एक संभाव होना चाहिए। लेकिन जो राजनीति का विद्रूप हम लोग देख रहे हैं, जो एक ड्रामेटिक आयरनी हम लोग राजनीति में देख रहे हैं, वो ये है कि राजनीति में जाति के आधार पर बहुत कुछ किया जा रहा है और लोगों को डिवाइड करने की एक पॉलिसी अपनाई जा रही है। ताज़ा उदाहरण रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम का है। उस मनोज सरकार का जो एक पैरा शटलर हैं, यानी कि पैरा ओलंपिक्स में खेलते हैं और देश के लिए पोडियम पर कई बार तिरंगा लहरा चुके हैं, पैरा ओलंपिक्स में भी, वर्ल्ड सीरीज़ में भी, और अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। लेकिन रुद्रपुर में जो सितंबर 2024 में और सितंबर 2021 में उनके नाम पर स्टेडियम रखा गया था, उसका नाम चेंज करके शिवालिक खेल परिसर कर दिया गया है। हालांकि सरकार की इसमें सफाई आई है कि एक जो कंबाइंड प्रेमाइसेस है उसका नाम शिवालिक खेल परिसर रखा गया है, मनोज सरकार स्टेडियम का नाम यथावत रहेगा। लेकिन इसके बावजूद रुद्रपुर के लोगों में इसको लेकर खासा आक्रोश है और धर्म जाति से ऊपर उठकर ये रोष है। लेकिन चूंकि मनोज सरकार बंगाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आज मैं इस विषय पर बातचीत करने आया हूँ बंगाली समाज का युवा नेता सुब्रत विश्वास से। मेरे छोटे भाई हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका अपने शो पर। और इनके बारे में बता दूँ कि समाज सेवा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। सिर्फ बंगाली समुदाय ही नहीं, बल्कि हर जाति वर्ग की आवाज़ गाहे बगाहे अपने मंच पर भी और दूसरों के मंचों पर भी उठाते रहते हैं। तो सुब्रत, सबसे पहले स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको लेकर कितना दर्द है, क्या दुख है, ये मैं जानना चाहता हूँ। दुख और दर्द तो बहुत है, पीड़ा है, क्योंकि हर बार आप देखिए कि एक कम्युनिटिकल बात से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब कोई एक होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जाति भेदभाव का शिकार हो रहा है। जैसे कि पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम देखने आ रहे हैं उत्तराखंड की जैसे तराई जो क्षेत्र है उसके अंदर एक गुलदस्ता था, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग, पहाड़ी हो गए, बंगाली हो गए, देसी हो गए, पंजाबी हो गए, खतरी हो गए, और विभिन्न जाति के लोग यहाँ रह रहे हैं। उन लोगों को लेकर जैसे जिस तरह से पहाड़ की तरफ से और कुछ नेताओं की तरफ से टारगेट किया जा रहा है और उनकी चीज़ों को लेकर टारगेट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं दुखदायक है। और अचानक से एक जो माहौल था, एक जो खुशनुमा माहौल था, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत ये मनोज कुमार सरकार जो हमारे यहाँ के जो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी, वो पूरे भारत के गर्व है। खाली एक बंगाली कम्युनिटी का गर्व नहीं है, पूरे समाज के, पहाड़ के, उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। वो हिंदुस्तान का बच्चा। हाँ, हिंदुस्तान का बच्चा। पहले तो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हिंदुस्तान को अगर देखा जाए, क्योंकि खेल स्तरीय में पहले आपके राज्य स्तरीय जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तरीय जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड को किसी राष्ट्रीय लेवल पर अगर प्रमोट किया तो वो मनोज ने किया। मनोज ने फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको सम्मान दिलाया, और आज उसी के सम्मान के संग छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो वो बहुत दुख की बात है। वो स्वाद को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कुछ एक तबके को खुश करने के लिए कि ये जो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें एक वोट बैंक साधने का कार्य किया जा रहा है, ये रेखा आर्या द्वारा, और जो बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है। जैसे एक हमारी एक बहन है कटारिया करके बहन, वंदना कटारिया, देहरादून में जिनके नाम से हॉकी स्टेडियम, हरिद्वार में। तो छोटी बहन है, वो भी हमारी दलित समाज से आती है, पिछड़े समाज से। मैं बड़ा मतलब जो कुचला हुआ वर्ग है, जो एक टूटा हुआ वर्ग है, उस वर्ग से वो महिला निकल के आती है, एक प्रतिनिधित्व करती है, और उसके नाम पे स्टेडियम रखा जाता है। उसको भी नाम परिवर्तन करने की बात कही जाती है। चलो आप जो करें, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, आपको करना है। मगर ऐसे लोग जो पिछड़े गरीब वर्ग से आते हैं और उनको एक जगह दिया जाता है, और उस जगह को आप छीन रहे हो। वो जगह बड़े मुश्किल से कमाई जाती है। आज कितने सैकड़ों युवाओं के, कितने दलित परिवारों के, कितने बंगाली परिवारों के जो यूथ आज सोचोगे मनोज सरकार बनेंगे, या उत्तराखंड के पहाड़ी देसी पुलिया जो भी हमारे भाई लोग जो चाहते हैं कि मनोज सरकार जैसा बने, वंदना कटारिया जैसी बहन बने, और खासतौर से एक महिला। मैं तो देखूंगा सबसे बड़ा दर्द एक महिला की तरफ से होना चाहिए कि एक महिला हमारे यहाँ निकल कहाँ रही है। आज आज़ादी मिली है और उसका नाम आप परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं, क्षेत्र का परिवर्तन करने। आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप परिसर की बात करें, आप परिसर के अंतर्गत स्टेडियम आएगा, स्टेडियम के अंदर प्रतिक्रिया से नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर वो मनोज कुमार स्टेडियम रहता तो पूरे के पूरे जितने भी खेल परिसर रहते हैं मनोज कुमार के अंतर्गत आते हैं। शिवालिक हॉल रुद्रपुर में तो पहले से ही है, ऑलरेडी है। आप उसके अंदर जाइए, जब वो आपके जब ओलंपिक हुए थे, जब उस टाइम ओलंपिक जब हुआ था, तब उसके अंदर कई ऐसे जो है वहाँ पर शिवालिक हॉल के अंदर नाम से दिया गया। शिवालिक हॉल और परिसर फर्क है। हॉल का मतलब होता है एक कमरा, बिल्कुल एक जगह,
आप परिसर की बात करें, परिसर जैसे डीएम परिसर है, डीएम परिसर के अंदर तहसीलदार सारे का हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, सारे जैसे आप एक उदाहरण उधम सिंह नगर, जैसे आपने कहा कि उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर के अंदर रुद्रपुर भी है, काशीपुर भी है, वो जसपुर भी भी है। है, तो खटीमा उसी भी तरह से स्थिति होगा कि शिवालिक परिसर के अंदर मनोज मनोज सरकार का नाम होगा, एक छोटा सा नाम रह जाएगा, जगह रह जाएगा, जिस मनोज सरकार ने उत्तराखंड को, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल दिलाया, रिप्रेजेंट किया, बहुत सारी चीजें जो उसने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, वो गौरव आपका सिमट के रह जाएगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि वंदना कटारिया के नाम से भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास दिखा। बिल्कुल। और हजारों लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां और हजारों युवा अगर मनोज सरकार की बात करते हैं कि आइडियल के तौर पर उन्हें देखते हैं कि यार हमें इन जैसा बनना है, कि क्या कल हमारा नाम भी ऐसे अंकित हो सकता है। क्या लगता है कि उन बच्चों की, उन युवाओं की, उन बच्चियों की आकांक्षाओं पर भी कुठाराघात हुआ इस चीज़ से? बिल्कुल हुआ है। कुठाराघात के मानसिक रूप से वो प्रताड़ित है। अगर व्यक्तिगत मैं कहूँ, बस ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो खुल के इसलिए नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर जो है, उनका एक अपना जो आगे का भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। सरकार दबाव दे देगी, और भाजपा की तो नीति ही रही है कि अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको दबा दो। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दुखदायक है कि आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आप खुद सोचिए ना, वो जो बहन है, बच्ची है, एक दलित समाज की बच्ची है, वो कैसे आगे आई होगी, सोचो, जिसमें आज के डेट में आए दिन आप विषम परिस्थिति आप कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा है, घोड़े से उतार दिया जा रहा है, नंगे पैर भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में दलित समाज की एक बेटी वो आगे आई है। मैं उसकी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात, खेल मंत्री हमारी खुद महिला है, और वो भी दलित परिवार से वो भी आ रही है। जब कल एक मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट देखा तो उन्होंने लिखा दलितों का शोषण चल रहा है, तो मैंने उसमें लिखा कि भाई दलितों का शोषण तो एक दलित महिला ही कर रही है। अगर महिला कर रही है तो वो कह रहा है भाजपा का। मैंने कहा भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में, बीएसपी में, किसी पार्टी में दलित तो दलित होता है। अगर आप दलित देख रहे हो तो दलित हो। आप उस बच्ची उठ के आई है तो उसका आप, तो आपने भाजपा की बात करी है जी, आपने कहा कि भाजपा ने इस तरह की पॉलिटिक्स करी। मुझे सितंबर 2024 का गैरसैंण का विधानसभा सत्र याद आ रहा है, जहां मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ी अभद्र टिप्पणियां बंगाली समुदाय के ऊपर करी, और एक नमो शूद्र की मांग पिछले 3.5 दशकों से चलती आ रही है कि हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए बंगाली समुदाय को। और मुन्ना सिंह चौहान ने बड़े ही तिरस्कारपूर्ण शब्दों में ये कहा था कि अगर नमो शूद्र का आपको दर्जा चाहिए तो बंगाल चले जाओ, स्टेट की अपनी पॉलिसीज होती है। तो क्या बंगाली समुदाय को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम इनको जो मर्जी कहते रहे, हम इनके खिलाफ जो मर्जी करते रहे, इनका वोट तो हमें पड़ना ही पड़ना है? क्योंकि हमने पूरे उधम सिंह नगर में, क्योंकि कंसंट्रेटेड बंगाली पॉपुलेशन है, चाहे वो सितारगंज का एरिया हो, दिनेशपुर का एग्जाम्पल भी मैं साथ ही में डालता हूँ इस प्रश्न में, कि दिनेशपुर में बंगाली बाहुल्य होने के बावजूद उस नगर पालिका को, जो भी वो नगर पंचायत है या नगर पालिका है, उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, ओबीसी के लिए, और बिना किसी इलेक्शन के वहाँ ओबीसी चुने जाते हैं जो बंगाली समाज से नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि बंगाली समाज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, एक इम्यून हो गई है भाजपा कि हम इनके साथ जितना मर्जी अन्याय कर ले, ये तो वोट हमें पड़ना ही पड़ना? आपका वाजिब सवाल है, और इसमें कई सवाल हैं। अगर मैं सबसे शुरुआत पीछे से ही करता हूँ कि दिनेशपुर जो आपने क्षेत्र का ओबीसी सीट हुआ है, बड़ा दुखद है कि नहीं होना चाहिए था। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आपको शायद अवरक्षित कर दी गई थी। उसके बाद जाके उन्हें सामान्य किया गया सीट को, विरोध के बाद के बाद। और रही बात दिनेशपुर क्षेत्र में दूसरे कम्युनिटी के लोग भी ओबीसी में आते हैं, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देगा। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कम्युनिटी के बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर समाज के बराबर की हिस्सा की। और फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रखा है बंगाली समाज को क्योंकि हमारे यहाँ की जो भाजपा के बंगाली समाज के कुछ लीडर हैं, जिन लोगों ने भाजपा की चमचागिरी में अपना चमचागिरी करना ही अपना जीवन समझ रखा है, उन लोगों के कारण से आज समाज बड़ा वो है, पीछे पिछड़ा हुआ है। नहीं तो आप सोचिए कि आपने इसी सवाल के साथ अनुसूचित जाति का मांग आता है। आज से 2017 में मैं पूर्वी पाकिस्तानी के लिए जब रुद्रपुर आया था, रुद्रपुर आने के बाद मुझे नहीं मालूम, मैं दुनिया में अलग ही दुनिया में था। तो पूर्वी पाकिस्तानी की लड़ाई कई लोग कहते हैं सरकार ने हटाया, सरकार ने नहीं हटाया, भाजपा को हम घुटनों पे लेके आए थे। मुझे आज भी याद है 4.5 साल का आंदोलन रहा हमारा संगठन का, अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच का, मैं उसका संस्थापक हूँ। उस संगठन का 4 साल का आंदोलन रहा। मैं सुबह 10 बजे घर से निकलता था, रात को 12 बजे तक आता था, और 4 साल मैं अपने काम नाम छोड़ के कंटिन्यू समाज को एकत्रित करने में समय दिया। उसके बाद जाके वो शब्द मजबूरन भाजपा सरकार ने ये देखा कि अब ये वोट बैंक हटा रही है, और उन्होंने दबस हटाया। आप सोचिए इससे बड़ी दुखदायक क्या हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री जो अपने स्पीच में ये कहता है कि बंगाली समाज के वोटर आईडी कार्ड में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटाया। जिस देश के प्रधानमंत्री को राज्य सरकार सही डाटा नहीं दे पा रही है कि जाति प्रमाण पत्र की जगह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में लिखा है, तो इससे बड़ा दुखदायक बात क्या होता है। और बंगाली समाज के अधिकतर लोग तालियां बजाते हैं, जबकि ये समझना चाहिए कि हम कितने पिछड़े, हमारे लोग कितने पिछड़े हैं कि हमें कुछ भी दे दिया जा रहा है। मतलब जैसे मनोज कुमार के स्टेडियम के नाम पे जिस तरह से रेखा आर्या जी ने कहा कि भैया ये हमने हटाया नहीं है, और जो लॉलीपॉप बंगाली समाज को दिया, एक झुंझुना थमा दिया, और भाजपा के कुछ नेता इसका झुंझुना को पकड़ा के बजा रहे हैं। और मैंने यहाँ तक देखा कि कुछ मनोज सरकार के रिलेटिव भी हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग, वो लोग भी उस झुंझुना को बजा रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा, परंतु एक बड़ा तबका जो भाजपा के संग जुड़ा हुआ है, वो लोग उस प्रोपेगेंडा को, अपनी पार्टी की प्रोपेगेंडा को, गलत प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। वो दुख होता है, मगर करे क्या। अंधभक्ति इस तरह से छा गया है कि भैया अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे तो वो देशद्रोही है। आपने रुद्रपुर के विकास के लिए सवाल पूछ दिया तो आप देशद्रोही हो, आप कांग्रेसी हो, आप वामपंथी हो, आप सपा हो, आप बीएसपी हो, आपको ये विचारधारा से। आपने रुद्रपुर में पूछ दिया कि रोडों में गड्ढे क्यों हो रहे हैं, आपने पूछ दिया अगर सफाई क्यों नहीं हो रही है। रुद्रपुर के यूनिपोल के ऊपर भाजपा ने सारे यूनिपोल के ऊपर अपने पोस्टर चिपका रखे हैं, सवाल कोई नहीं पूछेगा। रुद्रपुर में टेम्पू के मैं जिस यूनियन का अध्यक्ष हूँ वहाँ तो उगाई बंद है, बाकी यूनियनों में, बाकी जगह जो टेम्पो क्षेत्र है वहाँ पर उगाई चल रही है। सिडकुल में अवैध उगाई चल रही है, नौकरी चले जा रही है। अगर इन सवालों का जवाब पूछो तो या तो आप पर मुकदमे हो रहे हैं या चलिए बंगाली समाज की वापस बात करते हैं। मैं ट्रांजिट कैंप बड़े लंबे समय के बाद आया, लगभग शायद 3-4 महीने के बाद। लास्ट टाइम मैं इलेक्शंस में आया था जब अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे थे। मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा मुझे डिवाइड दिखता है यहाँ पर। वो डिवाइड ये दिखता है कि मैं बंगालियों की हालत, क्योंकि मेरी आयु अब मैं उम्र के 50-5वें दशक में पहुँच गया हूँ और मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, मैंने देखा है सब कुछ। मैंने देखा कि बंगाली समाज की अगर समग्र स्थिति की बात करी जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं है। केवल 5 या 7% लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे हो। मैंने रोडें देखी, वही 4-4, 5-5 फीट की रोड। संख्या इतनी जबरदस्त बंगालियों की आज की तारीख में शायद 50,000 के पार है, जो बहुत निर्णायक। वोटर 50,000 है। हाँ, और कम बंगाली समुदाय, ठीक है, मैं वोटर्स की बात कर रहा था, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी सीट पर प्रतिनिधित्व चुने जाने का। मुझे याद है कि जब ये सामान्य सीट घोषित हुई तो बंगाली समाज में बड़ा उत्साह था कि हमें लंबे समय के बाद शायद राजनीति में अब एंट्री मिल जाए। स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा ने पुरजोर प्रयास किए, मैं इसका साक्षी हूँ कि उन्होंने चाहा था कि भाजपा की तरफ से किसी बंगाली को टिकट मिल जाए और बंगाली समाज को भी उनका जो रिस्पेक्ट है, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, वो मिले। लेकिन मैं देखता हूँ कि झंडा बरदार आज भी वही 5-7% लोग बने हुए हैं जो करोड़पति हो गए हैं, और आम बंगाली आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि समाज के ही कुछ लोगों ने समाज को धोखा देने का प्रयास किया? देखिए, प्रयास नहीं किया है, प्रयास करना अलग चीज़ है, कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने जैसे कहा शिवरोज जी ने बहुत प्रयास किया। शिवरोज जी ने इसलिए प्रयास नहीं किया था, उनका सिचुएशन ये था कि बेसिकली वो चाहते थे कि किसी या तो बंगाली कम्युनिटी को मिले या राजकुमार ठकराल को टिकट ना मिले। राजकुमार ठकराल को अगर टिकट ना मिले तो किसी ना किसी बंगाली को मिले, मतलब मुझे भी ना मिले तो दूसरे को भी ना मिले, तो वो राजकुमार ठकराल को ना मिले और किसी दूसरे अदर पर्सन को मिल जाए। उनका कंसेंट ये था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपको उस समय पता नहीं होगा, शायद आपको पता ना हो, उस समय 3 लोग तैयारी करते हैं विधायक की। पता है मुझे सारा कुछ। मैं था, जीवन आई जी थे और उत्तम दत्ता जी थे। तो किसी कारणवश जीवन राय जी और मैं फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि मेरे पास सामने शर्त ये रखा गया था पिछली बार कि आप फॉर्म भर दीजिए, अगर उत्तम दत्ता जी फॉर्म वापस नहीं भरते या नहीं लेते तो वापस ले लीजिएगा। अब मैं अगर बेसिकली किसी भी पार्टी से, A to Z पार्टी से, किसी पार्टी से मैं चुनाव के लिए अगर टिकट ले लेता और टिकट लेने के बाद मैं नॉमिनेशन वापस ले लेता, तो क्या आज के डेट में वो यथास्थिति बन पाती? लोगों के बीच में क्या हम मुंह उठा के जा पाते? कोई पार्टी टिकट दे रही तो आने वाले टाइम में अगर कभी समाज के लिए अगर जरूरत पड़ती, अगर मैं टिकट मांगता तो क्या वो टिकट मुझे देते? तो वो उस टाइम मैंने देखा। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो ना कि कुछ परसेंटेज, हाँ ये सच्चाई है कि जो अलॉटेड परिवार थे यहाँ पर, कुछ, मैं सभी की बात नहीं, कुछ परिवारों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने जैसे अपनी ज़मीनें बेची और परिवार बेचने के बाद जो सरकार से अलॉट हो रहा है उनको बेचने के बाद उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सक्षम कर लिया। परंतु यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक तबका है, आपको मैं बताऊँ, सरकार ने इनके संग भी बहुत बड़ा शोषण किया, बंगाली समाज के संग, जो बड़े एक तबका है जो, और कुछ लोग 71 के बाद भी आए, उन लोगों को सरकार ने जो ज़मीन देनी थी शरणार्थियों को, वो ज़मीन नहीं दी। और जब ज़मीन नहीं दी, वो पढ़े लिखे लोग कम थे, अनपढ़ गवार ज़्यादा थे, तो शिक्षा की वैल्यू कम थी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मालूम है कि दलितों के संग, क्योंकि यहाँ जो अधिकतर बंगाली हैं
यहाँ 70 से 80% जो बंगाली है पिछड़े जाति से, मतलब अनुसूचित जाति से है। तो उनको पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार तो पहले ही बहुत समय बाद मिला। आज़ादी से पहले तो आपको भी मालूम है कि कैसी स्थिति थी। तो वो लोग जब यहाँ पर आए तो उनको ज़मीन नहीं मिले, वो विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ गए और वो धीरे धीरे करके अपने लोगों को ढूंढते ढूंढते, जैसे कि उन्होंने सोचा यार हमारे रिश्तेदारों को ज़मीन मिला है, चलो हम वहाँ जाते हैं, वहीं रहेंगे। एक लैंग्वेज का फ़र्क होता है, एक डिफरेंसेस होता है, तो कल्चर का फ़र्क होता है, तो हम कल्चर से वहाँ जाते हैं। तो सब लोग इकट्ठा हुए, जैसे ट्रांजिट कैंप में, दिनेशपुर शक्ति बारा में, ऐसे करके इकट्ठा हुए। कई लोगों को तो बाघ खा गया। आपको शायद पता हो ना हो, 1,40,00,000 लोग विस्थापित हुए थे बांग्लादेश से, और उसमें 40 लाख का ही डाटा है गवर्नमेंट के पास। 1 करोड़ का डाटा ही गायब है। और एक बड़ा तबका जो इस चीज़ से अछूता है, तो वो लोग गरीब, आज भी वो गरीबी की स्थिति में है, आज भी वो पनप नहीं पाए। और जिन लोगों को ज़मीन अलॉटेड हुआ था, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची थी, वो आज पूंजीपति है यहाँ पर। और उनमें से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, और वही राजनीति हमारे समाज को खा जा रही है। क्या आरक्षण डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपके नगर निगम में आपके विधायक, आपका विधायक केंद्र सरकार, राज्य सरकार में आपका है। पूर्व में इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया हमारे बंगाली समाज के कुछ भाजपा नेताओं ने। अरुण हलदार का मीटिंग बुलाई, कार्यक्रम किया, 35 दिन में उन्होंने आरक्षण देने की बात कही। 35 दिन तो छोड़िए, आज 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, 1-2 साल से ऊपर होने जा रहा है, और वो आरक्षण आज तक नहीं मिला, और ना चीज़ें हमें पता लगती क्या है। उसके बाद हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए पीलीभीत में भी उनका कार्यक्रम कराया। वहाँ पर सबसे बड़ी दुख की बात देखिए, मैं मतवा संप्रदाय से आता हूँ, एक मतवा संप्रदाय होता है हमारे वहाँ पर। तो मैं मतवा संप्रदाय का एक अपना जो कल्चरल है वो हमारे वंशज ही हैं, मतलब हम भी उनके वंशज हैं, वो भी हमारे वंशज हैं। हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग रिश्तेदारी में। तो व्यक्तिगत मैं शांतनु ठाकुर जी की बात करूँगा, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शांतनु ठाकुर जी रुद्रपुर में एक बंगाली कैंडिडेट को, दिनेशपुर में बंगाली कैंडिडेट को हराने के लिए, चुनाव लड़ा हराने के लिए यहाँ पर दिनेशपुर आ सकते हैं, परंतु बंगाली समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, और पिछले कई सालों से वो दर्जा मंत्री है वहाँ पर केंद्र में, ठीक है, और एक सांसद है, और उन्होंने इसके लिए कोई कार्य नहीं करे। क्या शांतनु ठाकुर और कई ऐसे जो नेता हैं जो दलितों के हितैषी बनते हैं, जो मतवा संप्रदाय के हितैषी बनते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उत्तराखंड में रह रहे दलितों की परिवारों के लिए कुछ करें? मगर वो भाजपा के लिए आ जाते हैं, मगर दलितों के लिए नहीं आते। फिर मतवा संप्रदाय के अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहेंगे। अगर विरोध करो तो कल ही कुछ मतवा संप्रदाय के अपने लोगों को बोल के कहेंगे कि भैया ये सुब्रत गलत बोल रहा है। यही सच बोलना मेरा विरोध हो जाता है लोगों के बीच में कि आप क्यों कर रहे हो। तो अगर आप भाजपा की बात करो तो भाजपा के अंदर इतने अंधभक्त बने पड़े हमारे लोग आज की डेट में, जो समझ ही नहीं पा रहे कि भैया ये समय है कि आप लड़ लो और आरक्षण ले लो, अपनी ताकत का एहसास दिला दो। कल यशपाल आर्य जी का भी एक बयान, नेता प्रतिपक्ष जो है जी, उनका बयान एक जारी हुआ कि सरकार सिर्फ नाम बदल के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगी है और मूलभूत परेशानियों से ध्यान भटका रही है। उनका ये कहना था कि सरकार उलझा दे रही है। एक प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि बंगाली समाज क्या दरिया चद्दर ही उठाता रहेगा, कुर्सियाँ ही लगाता रहेगा? बंगाली समाज दरिया चद्दर ही बिछा रहा है पिछले कई वर्षों से, और जब कोई लेतो तो करने के लिए आ गया था, जैसे हम जैसे युवा अगर आते तो कुछ लोग हमारे समाज से सीनियर लोग उसका बहिष्कार करते हैं। रेपिस्ट बलात्कारियों का बहिष्कार नहीं करते ये लोग, नशा बेचने वाले का बहिष्कार नहीं कर रहे, ये बहिष्कार करते हैं सच की आवाज़ उठाने वाले लोगों की। आपको मालूम हो ना हो, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ महीने पहले शिव अरोड़ा जी के विरोध करने के लिए जब मजदूरों के मामले चल रहे थे, तो हमारे ही कम्युनिटी का एक अच्छा लीडर नेता कुछ लड़कों को लेकर मेरे ऊपर हमला करता है कि आप शिव अरोड़ा के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो जब ऐसे लीडर्स हमारे समाज में हैं और जिंदा हैं, जो अपने ही लोगों के हक की बात करने के लिए, मजदूरों के हक की बात करने के लिए अपने लोग ही आके बोले कि अगर तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो और हमारा नुकसान है, तो फिर वो दरी चिद्दरी बिछाएंगे हमारे लोग। आप देखिए, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं सभी समाज के सम्मान करना चाहिए, सभी कम्युनिटी का इज्जत करना चाहिए, और हर चीज़ का। मेरे खुद ही की शादी पहाड़ी परिवार में, मेरी धर्मपत्नी पहाड़ी है, हमारा कोई भेदभाव है नहीं। मेरे घर में हर त्यौहार मनाया जाता है और हर त्यौहार में हम हिस्सा लेते हैं, चाहे पहाड़ का हो, प्लेन्स का हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक स्वाद है ना, गुलदस्ता है एक परिवार। देश हमारा अलग अलग धर्मों से कौमी एकता का गुलदस्ता है हमारे यहाँ पर। तो कैसे होगा? आप देखिए, बंगाली समाज के किसी भी बड़े लीडर को, कोई भी लीडर जो इतने साल से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को किसी मंच में बुला कर ये दिन नहीं बनाते। मगर हम दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति बारा में देखते हैं उन नेताओं को बुला के हम मुख्य अतिथि बनाते हैं। क्यों बनाते हैं?
अगर जब आपको सम्मान नहीं है तो आप सम्मान मत दो। जब आप सम्मान नहीं दोगे तो कल के दिन वो अपने आप समझेंगे, और अपने आप समझेंगे तो वो दरी चादर बिछाने का काम ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पार्टी में अपना कद इतना नीचा कर रखा है कि आपकी मजबूरी है बिछाना। और यशपाल आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बात उठाई। विपक्ष तो उठा ही रहा है, मगर सत्ता पक्ष के बंदे क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष के बंदे अपनी पार्टी के गलत कार्यों के ऊपर चादर डाल रहे हैं। अरे कुल मिलाकर समाज उपेक्षित है, जिसमें आप कहते हैं, सुब्रत का ये मानना है कि हमारे समाज के ही जो प्रणेता बने हैं, कर्ता धर्ता बने हैं, वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इसके, समाज जो उपेक्षित है। अब सबसे अहम बात और इंटरव्यू का, इस साक्षात्कार का अंतिम सवाल, मनोज सरकार स्टेडियम को लेकर जो नाम परिवर्तन को लेकर भावनाएं आहत हुई थी, वो शांत हो गई हैं, या लगता है कि इस बात को भी बंगाली समुदाय में विचार किया जाएगा और इस बात के लिए संघर्ष किया जाएगा कि जो पहचान मनोज ने अपनी मेहनत से हिंदुस्तान को इंटरनेशनल पोडियम पर दिलवाई, उस सम्मान जो उसको मिला सितंबर 2021 में, वो सम्मान को बरकरार रखने के लिए, अपनी नाक को बरकरार रखने के लिए बंगाली समाज अभी कुछ करेगा या फिनिश? व्यक्तिगत अगर मैं बात कहूँ कि भाजपा के कुछ नेताओं ने और बंगाली समाज के भाजपा नेताओं ने इस मामले को पूरी तरह से एक बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया कि रेखा आर्या ने कुछ नहीं किया, रेखा आर्या स्टेडियम का नाम वैसे का वैसा रहेगा, अपनी सरकार को, पार्टी को बचाने के चक्कर में मनोज सरकार जैसे युवा के पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है। अगर नहीं है तो मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार को, मनोज सरकार को एक गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए था राज्य सरकार स्तर पर, वो तो वादे के अनुसार, और वादे के अनुसार देना चाहिए था। अगर आप इतने ही भाजपा अच्छी है तो आप एक हफ्ते का मैं समय देता हूँ, देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक हफ्ता में आप गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए उनको, आप उनकी बात करिए जॉब के लिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर सरकार की कथनी और आपकी हरकतों में एक जैसा ही है। क्योंकि बड़ा दुख होता है कि एक लड़का, मुझे आज भी मालूम है, शायद कितना आपके बाप भी भली बातें परिचित है, मुझे मालूम है मनोज सरकार के बारे में, मैंने बहुत पहले जब वो कुछ नहीं था 2017 से पहले, तो मैंने उसके बारे में एक लेख लिखा था। और मुझे आज भी मालूम है कि मनोज सरकार लड़का जो हमारा है, वो बैडमिंटन रैकेट खरीदने के लिए पुट्टी घरों में पेंट तक किया उसने अपने एजुकेशन के लिए, काम करने के लिए, अपने खेल स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए लोगों के घरों में जाकर उसने लेबरी तक करी है। तो वैसे लड़के ने जो संघर्ष से बढ़ के आया है, चाहे वो हो, चाहे हमारी बहन वंदना कटारिया हो, ऐसे संघर्ष से जो बच्चे बढ़ के आए हैं, आज उनको कहीं ना कहीं उनके हक को छीन रहा है उनका खुद का समाज। और ये बहुत दुख की बात होती है कि जहाँ समाज को उसके संग लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर समाज के एक बड़ा तबका जो भाजपा समर्थित है, उसके कुछ नेता उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं, और जो बहुत दुखदपूर्ण है। और अगर आप ठीक है दबा रहे, कोई बात नहीं, आपको लगता है स्टेडियम नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक हफ्ते भर का समय देते हैं, आप उनको जॉब के लिए करवा दीजिए। जो, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मनोज सरकार से बात करिए, आप पता करिए उस बेचारे का, मैंने इंटरव्यू में सुना, उसका बड़ा दुख होता है कि राज्य सरकार में इतने 10 साल से सरकार है यहाँ पर लगातार, और उसके बावजूद भी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं दुख है। और उसका बहुत बड़ा ये लगता है कि बंगाली समाज के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे नेता ही इसके। तो सुब्रत की बातों का लब्बल हुआ, मैं एक शेर में समझा देता हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो आज बंगाली समाज को, बकौल सुब्रत, बंगाली समाज के ही जो प्रणेता बने हुए हैं, जिन्होंने आर्थिक उपार्जन बहुत ज़्यादा कर लिया है, वही बंगाली समाज को घुन की तरह कमज़ोर भी कर रहे हैं और नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सुब्रत कुमार विश्वास, मेरे छोटे भाई के साथ मेरी वार्ता। और अगर आपको लगता है कि ये बात आगे पहुंचनी चाहिए हर एक व्यक्ति तक जो जाति पाति से ऊपर उठकर सोचता है और ऐसे हीरो के लिए सोचता है जो अर्जुन अवार्ड ही नहीं है बल्कि जिसने इंटरनेशनल पोडियम्स पर तिरंगा, तो कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलता हूं किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय।